हेलो एवरीवन, द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 3 पार्ट होता है। पहला है सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। और सॉइल मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल, उसको आज शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट की एएन और जेईएन की तैयारी कर रहे हो। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक ग्रुप को आप फॉलो कीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया जाता है, जहाँ पे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसके 3 पार्ट होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग। तो जो पहला पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल मैकेनिक्स का नाम लेते ही जो सॉइल वर्ड आता है, हमें यह जानना जरूरी है कि सॉइल कहाँ से आई और कैसे बनी। एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन मन में आता है कि सॉइल कहाँ से आई और कैसे बनी। इसको आज हम डिस्कस करते हैं और बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते हैं। बेसिकली जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो 2 चीज़ों से हुआ। एक है वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोजिशन होने से, दूसरा वेदरिंग ऑफ रॉक से। इन दोनों चीज़ों से सॉइल बनी। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, अलग अलग पार्ट में टूट जाना। वेदरिंग ऑफ रॉक, इन दोनों चीज़ों से क्या बनी? सॉइल बनी। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर एंड वेदरिंग ऑफ रॉक। अब वेजिटेटिव मैटर क्या होते हैं? वेजिटेटिव मैटर की बात करें तो थोड़ा समझिए इसको। ये आपके कोई ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस में मान लीजिए कोई पेड़ है। ये पेड़ के क्या है? जड़े हुए हैं। ये पेड़ के क्या है? जड़े हैं। और आपके कोई पेड़ है, मान लीजिए इस पेड़ की जो उम्र है 100 ईयर है। कितनी है? 100 ईयर है। 100 ईयर तक इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं क्या होंगी? झड़ झड़ के इस ज़मीन के सरफेस पे यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। क्या होंगी? डिपॉजिट होती जाएंगी। और टाइम के साथ इनका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। 100 साल के बाद जब इस पेड़ की उम्र ख़त्म हो जाएगी, जब ये पेड़ अपनी एज को क्रॉस कर चुका होगा, तो ये पेड़ भी गिर जाएगा। और पेड़ गिरेगा तो इसकी ब्रांचेस होंगी, ट्रंक होंगे, ये भी डिकम्पोज होंगे। जिससे क्या होगा? इस ज़मीन पर, इस सतह पर क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और आपकी जो सॉइल बनेगी ऑर्गेनिक सॉइल बनेगी। कौन सी सॉइल बनेगी? ऑर्गेनिक सॉइल। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट है आपका वेदरिंग ऑफ रॉक, ये क्या होता है? इसको देखिए। एक कोई चट्टान है, हिल है, फिर कोई रॉक है, माउंटेन, हिल या फिर कोई रॉक है। अब मान लीजिए हम एक एजेंसीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बहरहाल हम वर्षा की बात कर रहे हैं। रेन के कारण, बरसात के कारण, जब बरसात होगी तो इस पहाड़ से पानी बह के जाएगा। जब पानी इस पहाड़ से बह के जाएगा तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे सरफेस के, ये टूट टूट कर नीचे आ जाएंगे और यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी तरह से इस साइड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे। तो पहाड़ों से, माउंटेन से या फिर हिल से किसी एजेंसीज, एग्जाम्पल रेन के कारण, ये पार्टिकल टूटकर ज़मीन की सतह पे आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जिससे जो सॉइल बनती है वो कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक सॉइल। कौन सी सॉइल होती है? इनऑर्गेनिक सॉइल। तो मैंने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। 2 चीज़ों से हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। पेड़ पौधों की पत्तियाँ, ब्रांचेस, इनका डिकम्पोज हो जाने से या फिर चट्टानों के पार्टिकल के टूट जाने से। कई एजेंसीज होती हैं जिनके कारण चट्टानों के पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ज़मीन की सतह पे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जिससे जो सॉइल बनती है वो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। और वेजिटेटिव मैटर्स के डिकम्पोजिशन होने से जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। तो सॉइल 2 टाइप की पता चल गई हमको, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। यहाँ पर 2 पॉइंट को लिखा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। वेजिटेटिव मैटर्स का डिकम्पोजिशन होने से जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। और वेदरिंग ऑफ रॉक से जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक सॉइल। अब हम देखते हैं कि जो वेदरिंग ऑफ रॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग का मतलब क्या होता है?
वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सरफेस पार्टिकल ऑफ अ रॉक ड्यू टू वेरियस एजेंसीज सच एज वाटर, एयर, आइस। जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं चट्टान के, माउंटेन के या फिर किसी रॉक के, सरफेस के पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाने को ही बोलते हैं वेदरिंग। और ये ब्रेक डाउन किसके कारण होता है? वाटर के कारण होगा या फिर एयर के कारण होगी, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो। वाटर कहाँ से आएगा? जब बर्फ़ा होगी तो। आइस, ये आइस कहाँ से आता है? जब ग्लेशियर जो होते हैं ना, चट्टानों के ऊपर से फिसलते हैं, चट्टानों के ऊपर से जब फिसलते हैं, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ के पहाड़। जब बर्फ़ के पहाड़ किसी माउंटेन के ऊपर से चलते हुए आते हैं तो सरफेस के पार्टिकल क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, और पार्टिकल टूट टूट कर ग्राउंड सरफेस में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है। तो वेदरिंग का मतलब समझ में आ गया कि ब्रेक डाउन ऑफ सरफेस पार्टिकल, चाहे किसी चट्टान का हो, किसी रॉक का हो, किसी हिल का हो, कुछ एजेंसीज होती हैं वाटर, आइस, एयर, इनकी वजह से वो पार्टिकल टूट करके ग्राउंड सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कोई चट्टान हो, कोई हिल हो या फिर रॉक, उनके जो सरफेस के पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो जाना वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग के मेन 3 रीजन होते हैं वाटर, एयर, आइस। वाटर कहाँ से आएगा? जब बर्फ़ा होगी, बहुत तेज़ हवा चलने से एयर का कॉन्सेप्ट आता है। और जब बर्फ़ के पहाड़ इस चट्टान के ऊपर से फिसलते हुए आते हैं तो इनके जो पार्टिकल होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं और नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो सॉइल बनती है वो होती है इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ये वेदरिंग का कॉन्सेप्ट आपका था। तो वेदरिंग जो होती है चट्टानों पर, वो मेनली 2 टाइप की वेदरिंग होती है। पहला है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसको थोड़ा देखिए। फिजिकल वेदरिंग अकर्स ड्यू टू इरोजन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन। फिजिकल वेदरिंग मेनली 2 कारणों से होती है, को इरोजन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जो होता है फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन के कारण होता है। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब इरोड हो जाना। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोड हो जाना। अभी इरोड हो जाने क्या होता है, देखो, ये यहाँ पे कोई चट्टान है, इस चट्टान से बर्फ़ के पहाड़ फिसल रहे हैं। अब बर्फ़ के जब पहाड़ फिसल रहे हैं तो ये क्या होंगे? सरफेस के पार्टिकल को इरोड करेंगे, तोड़ के नीचे लाएंगे और यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, जिससे क्या होगी? सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फिजिकल वेदरिंग होती है। एक्चुअली में यदि बात करें ग्लेशियर और आइस के बीच का क्या डिफरेंस होता है, ये मान लीजिए आपका कोई समुंदर है, ओशियन है, क्या है? ओशियन है। ये यहाँ पर कोई ओशियन है, जो मैं यहाँ पर बनाया है ओशियन है, समुंदर है। इस समुंदर में यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये बर्फ़ जो होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे हैं। बर्फ़ के टुकड़े क्या है? तैर रहे हैं। इनको बोलते हैं आइस या फिर आइसबर्ग। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये क्या होता है। तो ग्लेशियर के कारण जो चट्टानों के सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो टूट टूट कर ग्राउंड सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं इरोजन। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, इसको देखिए। ये आप पे कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है। अब इस चट्टान में वाइड्स हो सकते हैं, बेसिकली वाइड्स हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको समझिए आप। ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में वाइड्स हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पास वाइड्स हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पास कोई वाइड्स है, यहाँ वाइड्स है। वाइड्स तो लोहे में भी वाइड्स होता है, तो चट्टान में वाइड्स होना स्वाभाविक सी बात है। अब क्या होता है, मान लीजिए दिन में वर्षा हो जाती है, वर्षा होने से वाटर जो होगा इन वाइड्स में आ जाएगा। इन वाइड्स में क्या होगा? वाटर आ जाएगा। वाटर आ गया। अब मान लीजिए रात में सडनली टेम्परेचर डाउन हो गया, तो जो वाटर है कन्वर्ट हो जाएगा किस में? आइस में। तो जब आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो जो वो वाइड्स थे आपके, जो वाइड्स थे यहाँ पास, इन वाइड्स में जो वाटर है कन्वर्ट हो गया आइस में, तो नहीं आ पाएगा। भाई इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कहाँ से आ पाएगा? तो बहुत ही तगड़ा प्रेशर लगाता है किसमें? इस वाइड्स में। जब बहुत ही तगड़ा आइस प्रेशर लगाएगा तो इसमें क्या होते हैं? क्रैक डेवलप हो जाते हैं।
क्रैक डेवलप हो जाते हैं कुछ इस टाइप से, और क्रैक डेवलप होने से पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस डेली चलती रहती है। दिन में मान लो वर्षा हुई, टेम्परेचर ठीक ठाक था तो पानी पानी था। अब रात में टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या होगा? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। अब बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होगा? उस वाइड्स में वो अमाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो बहुत तगड़ा प्रेशर लगाएगा। अब तगड़ा प्रेशर लगाने से क्या होगा? क्रैक डेवलप हो जाएंगे जिससे पार्टिकल टूट टूट कर बाहर निकलते हैं। इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। और जिससे क्या होंगे? पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, टूट टूट कर बाहर निकलेंगे। पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो वाटर, एयर, आइस के कारण नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे, जिससे फॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को मैंने डिटेल के अंदर हिंदी में लिख दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि फिजिकल वेदरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती क्या है एक्चुअली में। तो फिजिकल वेदरिंग से जो पार्टिकल बनते हैं वो बिगर साइज़ के होते हैं। क्या होते हैं? बड़े साइज़ के होते हैं। और उसका जो मिनरल कंटेंट होता है, जो पेरेंट रॉक का था, मतलब जिस मिनरल कंटेंट से आपकी चट्टान बनी थी, सेम होता है जो पार्टिकल बनते हैं। मतलब समझो, जिन मिनरल कंटेंट की सहायता से, मिनरल कंटेंट से मिलकर आपकी चट्टान बनी थी, और वेदरिंग ऑफ रॉक से जो पार्टिकल बने हैं, उनका पेरेंट मटेरियल और चट्टान का पेरेंट मटेरियल वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और जो पार्टिकल बनते हैं वो बनते हैं सैंड या फिर ग्रेवल। सैंड या फिर ग्रेवल, सैंड भी बनता है, ग्रेवल भी बनते हैं। और इनकी ये खासियत ये है कि दिस सॉइल पार्टिकल डू नॉट हैव एनी बॉन्डिंग एमंग देम। इन पार्टिकलों के बीच सैंड और बहुत सारे सैंड के मान लीजिए पार्टिकल हैं, बहुत सारे सैंड के पार्टिकल हैं, इनके बीच आपस में बॉन्डिंग नहीं होती। इनके बीच आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, चाहे सैंड के पार्टिकल हो चाहे ग्रेवल के पार्टिकल हो, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। इनमें कोहेजन बिल्कुल नहीं होता है। द इंट्रैक्शन एमंग दिस पार्टिकल इज जस्ट अ फिजिकल इंट्रैक्शन। इनमें जो इंट्रैक्शन होता है, किसमें? फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने हैं सैंड और ग्रेवल, इसमें फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग, इन दोनों की वजह से इंट्रैक्शन होता है। ये फ्रिक्शन क्या होता है और इंटरलॉकिंग क्या होती है, इसको देखिए। ये कोई दो पार्टिकल है, मान लीजिए पहला पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल ए, तीसरा पार्टिकल ए है। तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टच होता है, क्या हो रहा है? टच हो रहा है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है? यहाँ पास फ्रिक्शन हो रहा है। और मान लीजिए कुछ इस टाइप का पार्टिकल है, दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ जाके क्या वो घुस जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो इस टाइप के पार्टिकल के बीच जो इंट्रैक्शन होता है दो तरीके से हो सकता है, या तो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है, या फिर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फंस जाता है, इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल का इंट्रैक्शन होता है फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने हैं सैंड एंड ग्रेवल। जो पार्टिकल बनते हैं वो कुछ एंगुलर शेप के होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं, फ्लैट और इलांगेटेड होते हैं। एंगुलर, राउंडेड, फ्लैट और इलांगेटेड होते हैं सैंड एंड ग्रेवल के जो पार्टिकल बने होते हैं। द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास विच इज मेड ऑफ दिस पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल मास। जो बिहेवियर होता है इन सॉइल मास का, सैंड एंड ग्रेवल का, ये डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल मास। उस सैंड की, उस ग्रेवल की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इसका बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। इसको हम डिटेल के अंदर आगे देखेंगे। तो मैंने बताया कि वेदरिंग दो तरीके से हो सकती है, एक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग को मैंने समझ लिया, अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग भी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये यहाँ पे कोई चट्टान है, रॉक है, या फिर कोई माउंटेन है, इसमें क्या होता है? वर्षा होती है। तो वर्षा कभी कभी आपने सुना है एसिड रेन भी हो सकती है। एसिड या एल्कलाइन के अटैक से या फिर किसी भी तरीके से इसके पार्टिकल टूट टूट कर डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे सरफेस पे, यहाँ भी डिपॉजिट हो जाते हैं। एसिड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जिसका पीएच मान 7 से कम हो, एसिड होता है। और बेस क्या होता है? बेस को एल्कलाइन भी बोलते हैं, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो एल्कलाइन, पीएच मान 7 से कम हो एसिड। तो एसिड या एल्कलाइन के अटैक से इन पर रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है, जिससे नए पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन में आपको पता है एक H2SO4 होता है, एक एसिड होता है।
ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। इनकी वजह से इन पार्टिकलों पर क्या होगा, ये पार्टिकल टूटकर तो बाहर आएंगे, नीचे आएंगे, लेकिन इसमें रिएक्शन भी हो जाएगा। और फिजिकल वेदरिंग में क्या था, सिंपल वर्षा हुई तो वर्षा से पार्टिकल नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते थे, लेकिन वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन यह पार्टिकल उस एसिड या फिर एल्कलाइन से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और नए पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए पार्टिकल फॉर्मेशन होगा। और जो नए पार्टिकल बनेंगे उन नए पार्टिकल को जो मिनरल कंटेंट होगा, जो पेरेंट मटेरियल थे किसका, चट्टान का, उनसे अलग होगा, क्योंकि रिएक्शन हुई है। हियर द मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट रॉक, क्योंकि रिएक्शन हुई है। और जो पार्टिकल बनते हैं इससे वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, जबकि फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने थे वो बिगर साइज़ के थे, सैंड एंड ग्रेवल बने थे। वेरी स्मॉल साइज़ का मतलब क्या है, किस रेंज में आप बताओगे। देखो, ये मान लीजिए कोई लाइन है, 10⁻⁹ मीटर से जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल। 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल। और 10⁻⁹ से जो पार्टिकल छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, डिजॉल्व्ड पार्टिकल। तो जो पार्टिकल यहाँ पर बन रहे हैं केमिकल वेदरिंग के द्वारा वो कुछ कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्ले, क्ले की साइज़ क्या होती है, 2 माइक्रोन से कम होती है। इस साइज रेंज की बात हम आगे करेंगे। तो जो केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो मेनली पार्टिकल बनते हैं, जो नए पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, जो नई सॉइल बनती है वो होती है क्ले। क्या होती है, क्ले। और अब इस क्ले के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आपको पता है 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं। और जब छोटे पार्टिकल होते हैं तो इनकी जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है, FFA, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड ग्रेवल। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होती है, इसको देखो आप। आपके पास दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में मान लीजिए मैंने क्या किया, एग्रीगेट को डाल दिया, सैंड एंड ग्रेवल को डाल दिया। दूसरे कंटेनर में मैंने क्ले को डाल दिया। तो इसमें क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत लाखों करोड़ों पार्टिकल आएंगे। मान लो इसमें 1000 पार्टिकल आ रहे हैं तो इसमें 1 करोड़ पार्टिकल आएंगे, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। वॉल्यूम दोनों का सेम है, वेट दोनों का सेम है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल आएंगे बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएंगे। और इसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो कम पार्टिकल आएंगे। अब इन पार्टिकल के यदि वॉल्यूम मेजर, सरफेस एरिया मेजर करूँ तो इस पार्टिकल का जब मैं सरफेस एरिया मेजर करूँगा तो बहुत ज़्यादा आएगी। किसके तुलना में, एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट यानी सैंड एंड ग्रेवल की तुलना में जो क्ले पार्टिकल की सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा आएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास कोई मोती का लड्डू है, मोती का लड्डू है, अब इस लड्डू के आपने हाथ से दबाया और चूरा चूरा कर दिया तो हज़ारों करोड़ पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो उन हज़ारों करोड़ों पार्टिकल का जो सरफेस एरिया मेजर करेंगे तो ये जो लड्डू था अकेला पहले, इसके सरफेस एरिया से कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसी तरह क्ले का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल छोटे होते हैं। तो एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जिनका साइज़ छोटा होगा उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिनका साइज़ बड़ा होगा उनका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कैसे मेजर करनी है, आप इस पार्टिकल को अलग अलग रखो और सभी की सरफेस एरिया मेजर करो, तो उससे क्या सरफेस एरिया ज़्यादा निकल के आएगी। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा सरफेस एरिया आएगी। तो साइज़ छोटे तो पार्टिकल ज़्यादा, पार्टिकल ज़्यादा तो सरफेस एरिया ज़्यादा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाती है वैसे ही स्पेसिफिक एरिया कम होती जाती है, क्योंकि पार्टिकल बड़े होंगे तो प्रत्येक कम पार्टिकल होंगे तो हमें कम एरिया मेजर करना पड़ेगा, हमें कम एरिया मिलेगी। साइज़ छोटे होने पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो इनके एरिया ज़्यादा निकल के आएगी। बहुत छोटे पार्टिकल होने की वजह से इनमें जो ग्रेविटी का वेट होता है, वेट ऑफ ग्रेविटी डोमिनेट नहीं करता, इसमें सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है। जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं उन पे ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स किस पे डोमिनेट करता है, जिसका वेट ज़्यादा होगा, तो इसमें सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो आपके केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बनते हैं उन पे ग्रेविटी फोर्स डोमिनेंट होता है कि सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है, तो सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया जिसकी ज़्यादा होगी उस पर सरफेस फोर्स डोमिनेंट होगा। और सरफेस एरिया किसकी ज़्यादा होती है,
जिनके पार्टिकल छोटे होते हैं। जो केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने हैं क्ले, इनका जो बिहेवियर होता है डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर पर। ये किस तरह से बिहेवियर डिपेंड करता है, किस तरह से इसका व्यवहार चेंज होता है वाटर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के अंदर डिस्कस करें, क्योंकि वो डिटेल के अंदर सब कुछ इसमें है। थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने थे सैंड एंड ग्रेवल, उसके जो बिहेवियर था डिपेंड करता था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल मास पर। लेकिन जो केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो पार्टिकल बने हैं उनका बिहेवियर डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर पर। हमें पता चल गया कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। एक तो होता है वेजिटेटिव मैटर का डिकम्पोजिशन होने से, जिससे ऑर्गेनिक सॉइल बनती है। दूसरा होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग से, जिससे इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है। तो अब कुछ वेरियस टाइप की सॉइल हैं, उन टाइप्स को हम थोड़ा देख लेते हैं। उन टाइप्स को पढ़ने से पहले एक नोट है, इसको देखिए। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉइल मास एफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सॉइल। जो यदि वाटर में सॉइल मास सॉइल प्रेजेंट है, सॉरी सॉइल मास में वाटर प्रेजेंट है, तो उसके व्यवहार को चेंज कर देता है। लेकिन किसका? मोर इन क्ले सॉइल एज कम्पेयर टू सैंड एंड ग्रेवल। जो क्ले सॉइल होती है, क्ले होती है, इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू सैंड एंड ग्रेवल। आप बोलेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं कि क्ले का ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्ले में यदि वाटर प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा प्रभावित होगी, सैंड एंड ग्रेवल कम प्रभावित होगी। एक किस एंगल से आप बातें कर रहे हैं? देखो बेटा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्ले क्यों ज़्यादा इफेक्ट होती है, सैंड एंड ग्रेवल ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं होती है। तो वेरियस टाइप ऑफ फाइल की बात करें तो दो टाइप की फाइल होती है। पहला है रेजिडुअल फाइल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेड फाइल। रेजिडुअल फाइल का मतलब है फाइल आपकी जैसे बनी और वहीं रह गई। व्हेन द फाइल इज लोकेटेड एट इट्स ओरिजिन देन इट इज नोन एज रेजिडुअल फाइल। रेसिडुअल फाइल बोल सकते हैं इसको आप। तो फाइल जहाँ बनी वहीं डिपॉजिट रह गई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल फाइल। वेदरिंग एक्शन के कारण इस चट्टान का ब्रेकडाउन हुआ और यही पार्टिकल यहीं डिपॉजिट रह गए। पार्टिकल जहाँ बने वहीं डिपॉजिट रह गए, उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल फाइल। या फिर कुछ एजेंसीज के थ्रू वो पार्टिकल जब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड फाइल। तो ट्रांसपोर्टेड फाइल का डिफिनेशन क्या है? पार्टिकल आपके बने और पार्टिकल का ब्रेकडाउन हुआ और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गए और यहाँ से किसी और दूसरे जगह चले जाएंगे। एयर, वाटर, आइस, ग्रेविटी, कुछ डिफरेंट टाइप की एजेंसीज होती है जिनके कारण पार्टिकल डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं। वाटर के कारण, एयर के कारण, आइस के कारण, ग्रेविटी के कारण, स्लोप के कारण। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड फाइल। तो हिंदी में लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा है। मिट्टी वहाँ से किसी भी एजेंसीज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसे क्या है? ट्रांसपोर्टेड फाइल। किसकी वजह से जाती है? वाटर की वजह से, एयर की वजह से, आइस, ग्रेविटी, फ्लोप, इन सभी की वजह से जो फाइल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चली जाती है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड फाइल। तो आपको दो टाइप की फाइल पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेड फाइल क्या होती है और रेजिडुअल फाइल क्या होती है। फाइल जहाँ बनी यदि वहीं रह गई तो रेजिडुअल फाइल। फाइल कुछ डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, वाटर, एयर, आइस, ग्रेविटी, फ्लोप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए तो ट्रांसपोर्टेड फाइल होती है। तो कुछ वेरियस टाइप के ट्रांसपोर्टेड फाइल होती है, उनको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के आधार पर कई प्रकार की ट्रांसपोर्टेड फाइल होती है। पहली फाइल होती है एलुवियल फाइल। एलुवियल फाइल क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड बाय मूविंग वाटर सच एज रिवर वाटर। नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो फाइल होती है, नदी जो पानी होता है, पानी हर जगह से डिपॉजिट बह के आता है, बह के आता है और नदी पर इकट्ठा हो जाता है वर्षा का पानी। तो वहाँ से मिट्टी क्या होती है? मिट्टी के पार्टिकल भी पानी के साथ आ जाते हैं जो नदी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो नदी के बॉटम में जो पार्टिकल डिपॉजिट हो गए और उससे जो फाइल का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो जो फाइल होती है एलुवियल फाइल होती है। तो आपसे कोई पूछे कि नदी के बॉटम में जो फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है, तो एलुवियल फाइल होती है। एलुवियल फाइल किससे बनती है? रिवर वाटर के मूविंग एक्शन से। लेकुस्ट्राइन फाइल क्या होती है? जो आपके लेक होती है, झील, झील के बॉटम में जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेकुस्ट्राइन फाइल। मेराइन फाइल क्या होती है? जो सी समुंदर के वाटर में, ओशियन या फिर समुद्र के बॉटम में जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं और जो फाइल का फॉर्मेशन हुआ है,
समुद्र के बॉटम में जो फॉयल का डिपोजिशन है वो होता है मेरेन फॉयल। एलोइन फॉयल क्या होती है? एलोइन फॉयल इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। मान लीजिए वेदरिंग एक्शन से पार्टिकल का ब्रेक डाउन हुआ, मिट्टी बन गई और हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पार्टिकल चले गए रोल करते हुए, तो जो फॉयल बनती है वो होते हैं एलोइन फॉयल। क्या होती है? एलोइन फॉयल। एलोइन फॉयल के बारे में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखिए। एलोइन फॉयल आर होमोजेनियस हाईली फेरिएबल। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ और फेरिएबल का मतलब क्या, देखो थोड़ा सा आप। पार्टिकल हवा के द्वारा रोल करते हुए आएंगे तो गोल गोल पार्टिकल हो जाएंगे। गोल गोल पार्टिकल मतलब एक समान पार्टिकल हो जाएंगे, लगभग एक समान पार्टिकल हो जाएंगे। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? एक समान, सभी एक साइज के पार्टिकल हो जाएंगे, सभी गोल गोल पार्टिकल हो गए, एक ही तरह के पार्टिकल हो गए, तो इनमें वाइड स्पेस ज़्यादा आएगा क्योंकि डिफरेंट साइज के पार्टिकल बनते हैं तो यहाँ पास वाइड स्पेस फिल हो जाता, तो होमोजेनियस पार्टिकल बन जाते हैं। यदि इन पार्टिकल को हम मुट्ठी में लेके क्रश करें तो मुट्ठी में लेके क्रश करें तो चूरे चूरे हो जाते हैं। तो फेरिएबल का मतलब होता है एबिलिटी टू बीइंग क्रफ्ड बाय फिफ्थ। यदि मुट्ठी में लेकिन पार्टिकल को दबाएं तो क्या होता है? चूरा चूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि होमोजेनियस पार्टिकल हैं, एक समान पार्टिकल हैं, उनके बीच वाइड स्पेस ज़्यादा होगा तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो चूरा चूरा हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी होती है एलोइन फॉयल की कि होमोजेनियस होते हैं, हाईली पोरस एंड फेरिएबल होते हैं। हाईली पोरस का मतलब इसमें वाइड स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। फेरिएबल का मतलब क्या हुआ? लंप ऑफ एलोइन फॉयल, जो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा जो फॉयल आई है, जो ट्रांसपोर्टेड फॉयल है, आप उस फॉयल का एक ढेला लीजिए, लंप लीजिए और उसको मुट्ठी में दबा के देखिए, चूरा चूरा हो जाएगा क्योंकि होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब एक समान तरह के पार्टिकल हैं। जब एक समान पार्टिकल हैं तो वाइड स्पेस ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं एलोइन फॉयल हैव गॉट वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। उसकी डेंसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा वाइड्स होंगे उतने ही वो कंप्रेसिबल होगी, जितने कम वाइड्स होंगे उतना ही कंप्रेसिबल कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी कोई फॉइल है, मैंने 3D में बना के दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइड्स हैं। आप इसमें आप चारों तरफ प्रेफर लगा रहे हो, तो जो प्रेफर लगाने से जो फॉइल है क्या होगा, इसका ये चूरा चूरा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होगी, टूट टूट कर बिखर जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ कम है, डेंसिटी कम है। तो जिसमें वाइड्स ज़्यादा होते हैं कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है। तो एलोइन फॉयल की डेंसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? जब हवा के अंदर पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं तो सारे के पार्टिकल क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं। जब एक ही साइज़ के पार्टिकल होंगे तो उनमें वाइड स्पेस ज़्यादा होगा और वाइड स्पेस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी। सिंपल सी बात है, यदि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होते तो जो वाइड स्पेस था उसको फिल कर देते। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए एक ही तरह के पार्टिकल तो गोल गोल भर जाएंगे, तो बीच में जो वाइड स्पेस है कौन भरेगा? नहीं भर पाएगा। और डिफरेंट टाइप के मान लीजिए पार्टिकल होते तो और छोटे छोटे कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो यहाँ यहाँ आके भर जाते, तो वाइड स्पेस क्या होता है? कम हो जाता। तो वाइड स्पेस कम होता है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती। तो एलोइन फॉयल क्या होती है? हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज क्या है इसका? हवा है। हवा के द्वारा पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं तो गोल गोल हो जाते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल हो जाते हैं, वाइड स्पेस ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है। एक कॉन्सेप्ट था किसका? एलोइन फॉयल का।